हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है वह है वाटर सेट एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं वह है प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट्स ऑफ वाटर सेट। इसका अर्थ यह होता है कि वाटर सेट के सिद्धांत और घटक क्या हैं, किस तरीके हम अपनी वर्षा जल को एक जो है वाटर सेट में उसका प्रबंधन करते हैं और उसको एक ऐसे एक निकासी के द्वारा उसे कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस वर्षा जल को भेजकर वहाँ पे असमय में जो सिंचाइयाँ होती हैं उसके लिए हम वाटर सेट मैनेजमेंट का वाटर सेट का प्रबंधन करते हैं, जिससे कुछ ऐसे भी भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं छात्रों जो है जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी वहाँ पे पर्याप्त नहीं पाया जाता है और वहाँ पे नलकूप भी ज़्यादा पर्याप्त नहीं पाए जाते हैं। तो हम वाटर सेट प्रबंधन के द्वारा वर्षा जल को एक वाटर सेट में इकट्ठा कर कर जो है उसे एक निकासी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भेजते हैं, पानी को बहाया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे उसके वाटर सेट के जो भी प्रबंधन होते हैं उसे हम किस तरीके करके हम अपने पानी को सुरक्षित और संरक्षित रखकर उपयोग में लाते हैं, आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करने चल रहे हैं, जिसमें कई ऐसे घटक भी पाए जाते हैं जो हमारे वाटर सेट के प्रबंधन को प्रभावित भी करते हैं और वहाँ पे क्या असुविधाएं होती हैं उसको भी सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंतर्गत आपको बतलाएंगे, समझाएंगे छात्रों जो है। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। वाटर सेट यह जल विभाजक एक भौगोलिक क्षेत्र है जो कि एक तरीके से अगर देखा जाए खंड डिवीज़न जिसे कहा जाता है। जैसे आप लोग अपने गांव के क्षेत्रों में देखते हैं कि कोई एक तालाब है, उसे अच्छे तरीके से प्रबंधन करके उसमें जो वर्षा के जल को एकत्रित करके जो है एक निकासी दिया जाता है, एक जल मार्ग दिया जाता है, जिससे उस जल को किसी नाली, नाले और नहरों के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस पानी को भेजा जाता है और उस पानी का सदुपयोग किया जाता है फसलों को उगाने के लिए। तो जहाँ पर वाटर शेड या जल विभाजक एक भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा जल और अन्य जल स्रोतों एक सामान्य निकास बिंदु की ओर बहाते हैं, वाटर सेट के सिद्धांत और घटक इस प्रकार से हैं छात्रों जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम उस वाटर सेट में अपने वर्षा के जल को एकत्रित करते हैं, अन्य स्रोतों के माध्यम से जो पानी बह कर आता है उसको एकत्रित करके संरक्षित करके जो है उसे हम एक सामान्य निकास बिंदु की ओर बहाने की प्रक्रिया की ओर जो है ले जाते हैं, जिससे हम उस पानी का सदुपयोग कर सकें और जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे इसके माध्यम से पानी को पहुँचाया जा सके जो है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि वाटर सेट के सिद्धांत क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसे हम बतला रहे हैं कि जल चक्र। ठीक है, तो वाटर सेट जल चक्र का एक अभिन्न अंग है जिसमें वर्षा, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और अपवाह शामिल किया जाता है, जिसे हम वाटर सेट का एक तरीके से उसे संरक्षित करते हैं, उस पानी के स्रोत को एक तरीके से एक निकास द्वार देते हैं। फिर वहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र भी कई अपनी क्लाइमेट को जो है सुधारता है, वातावरण को सुधारता है, वायुमंडल को भी सुधारता है। तो वहाँ पे वाटर सेट एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें जीवित, निर्जीव दोनों घटक
शामिल होते हैं। फिर उसके बाद एकीकृत प्रबंधन जो है, ठीक है, तो वाटरशेड प्रबंधन में भूमि, जल और वनस्पति संसाधनों का एकीकृत प्रबंधन शामिल होता है। फिर उसके बाद समुदाय की जो भागीदारी होती है, जो वहाँ पे क्या कहते हैं मनुष्य लोग रह रहे हैं पास के अगल बगल जो है जगहों पर, तो वहाँ पे जो उनकी भागीदारी उस समूह का रहता है, वह वाटरशेड प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण रखता है छात्रों। तभी हम उस वाटरशेड में जो वर्षा के जल हैं, अतिरिक्त जो जल संरक्षित कर रहे हैं, उसे हम सदुपयोग में ला सकें अगर हमारे समुदाय का भागीदारी न हो। फिर उसके बाद वाटरशेड के घटक क्या हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स क्या हैं। तो एक तरीके से भूमि वाटरशेड का एक महत्वपूर्ण घटक है जो जल के प्रवाह को प्रभावित करता है। फिर जल है आपका, जल वाटरशेड का सबसे महत्वपूर्ण घटक है जो सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। फिर वनस्पतियां हैं, वनस्पति जल के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं और मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। फिर उसके बाद जीव जंतु वाटरशेड के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। फिर मनुष्य आता है, मनुष्य वाटरशेड के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसे संरक्षित रखते हैं, अच्छे से प्रबंधन करते हैं। उसके बाद वाटरशेड प्रबंधन के जो उद्देश्य हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हैं, उसको हम किस उद्देश्य के लिए उसका प्रबंधन करते हैं, वर्षा के जलों को एकत्रित करते हैं, उसको सदुपयोग में लाते हैं, तो किस तरीके उसका उद्देश्य बनता है, उसे हम बतला रहे हैं कि वाटरशेड प्रबंधन के उद्देश्य मिट्टी और जल संसाधनों का संरक्षण करना, फिर जल की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करना, फिर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका में सुधार करना, जो हमारे वाटरशेड प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है। फिर उसके बाद आता है कि वाटरशेड प्रबंधन के घटक क्या हैं। मिट्टी और जल संरक्षण के उपाय, मिट्टी और जल संरक्षण के उपाय महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में मदद करते हैं। फिर उसके बाद मिट्टी के संरक्षण के उपाय आते हैं, किस तरीके हम मिट्टी का संरक्षण करेंगे। समोच्च जुताई, ढलान वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के साथ जुताई करने से मिट्टी के बहाव को कम किया जा सकता है, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। फिर पट्टीदार खेती, ठीक है, तो विभिन्न फसलों को पट्टियों में उगाकर मिट्टी के कटाव को कम किया जा सकता है। फिर उसके बाद मल्चिंग की प्रक्रिया है, तो मिट्टी की सतह को घास, पत्तियों, अन्य जैविक पदार्थों से ढाकने से मिट्टी की नमी बनी रहती है और कटाव कम होता है। फिर उसके बाद आता है कि वन रोपण क्या है, ठीक है, तो वनों को किस तरीके रोपाई किया जाता है। पेड़ और पौधों के मिट्टी को अपनी जड़ों से बांध कर रखते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। अगर आप मिट्टी का अगर कटाव ज़्यादा हो रहा है तो ये आप मानिए कि वहाँ पे वनस्पतियों का आवरण और पेड़ पौधों का एक तरीके से आरक्षण का मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, जो आवरण वहाँ का है वो एक तरीके से उस मिट्टी को ढके रहता है, जिससे वहाँ पे कटाव की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। अगर वर्षा तेज होता है जो है, तो जब उस वनस्पतियों से होकर पानी नीचे पृथ्वी पर आता है या मिट्टी पर आता है, तो वहाँ पे कटाव की प्रक्रिया नहीं होती है। वहाँ पे मिट्टी के कण उस वनस्पतियों की जड़ उसे जो है मजबूती से जकड़े रहती है। फिर आता है फसल चक्र आपका, तो विभिन्न फसलों को समय समय पर बदलाव करके मिट्टी की उर्वरता को रखा जा सकता है। फिर आता है कि जल संरक्षण के उपाय क्या हैं, उसे हम बतला रहे हैं कि वर्षा जल
संचयन, छत के पानी को टैंकों में या भूमिगत जलाशयों में इकट्ठा करके जल की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। टपक सिंचाई, पौधों की जड़ों तक सीधे पानी पहुंचाने से पानी का बचत होती है। समतल खेत, खेतों को समतल बनाकर पानी के बहाव को कम किया जा सकता है, जिससे पानी के बेहतर उपयोग होता है। फिर उसके बाद तालाब और बंध, छोटे तालाब और बंध बनाकर वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसका तो आप लोग छात्रों उदाहरण आपके गांव और आपके क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। जल का पुनः उपयोग, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल को उपचारित करके पुनः उपयोग में किया जा रहा है, जो कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार जो है कई ऐसी जगह जो है उपक्रमों को, प्रोजेक्टों को रखा जा रहा है, जो अवशिष्ट जल आते हैं उसे शोधित करके उस जल को शुद्ध करके उस जल का उपयोग किया जा रहा है। फसलों में उपयोग किया जा रहा है, सिंचाई के लिए और अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। फिर जल रिसाव को रोकना, पाइपों और नहरों में रिसाव को रोककर पानी की बर्बादी को कम किया जा सकता है। फिर आता है कि वन रोपण और वन प्रबंधन। ठीक है, वनों का रोपण और वन प्रबंधन दोनों ही वनों के संरक्षण और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वन रोपण परिभाषा उसकी, वन रोपण का अर्थ है उन क्षेत्रों में पेड़ लगाना जहां पहले कभी वन नहीं थे या जहां वनों के काट दिया गया है, उसे एक तरीके से वन रोपण कहा जाता है। फिर उसका उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, मिट्टी के कटाव को रोकना, वर्षा के बढ़ाव को जो है देना, मतलब बढ़ाव देना। अगर वनस्पतियां ज़्यादा रहेंगी, आवरण ज़्यादा रहेगा। पहले आप लोग छात्रों पुराने समय में जो हमारे पूर्वज थे, उस टाइमिंग पे वर्षा इतनी होती थी कि लोग ये कहते थे कि भारी वर्षा ना हो, कहीं गांव डूब न जाए। और आज की स्थिति क्या है कि वर्षा हो ही नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से वनों का दोहन हुआ और क्या कहते हैं वृक्षारोपण नहीं हुए, इस कारण से जो है आपके धरती पर वनों के कटाव होने की वजह से जलवायु परिवर्तन हुआ, क्लाइमेट में चेंजिंग आया, जिससे वर्षा जो है बहुत कम हो रही है। जैव विविधता में वृद्धि करना, वायु प्रदूषण को कम करना। ठीक है, तो जो आपके एक तरीके से वन रोपण की प्रक्रिया है छात्रों, अगर आप वन को अगर वृक्षारोपण करते हैं तो इन सब चीज़ों का एक तरीके से बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और हमारा वायुमंडल सुरक्षित रहता है, पर्यावरण दूषित नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है। तो वनों का रोपण होना बहुत ही ज़रूरी है। इसका महत्व क्या है? वन रोपण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करता है। यह वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करता है। यह स्थानीय समुदायों के लिए लकड़ी और अन्य वन उत्पादों का स्रोत है। वन प्रबंधन आता है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसकी परिभाषा, वन प्रबंधन का अर्थ है वनों का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना ताकि वे लंबे समय तक स्वस्थ और उत्पादक बने रहें, उसे हम वन प्रबंधन कहते हैं। इसका उद्देश्य वनों की स्थिरता सुनिश्चित करना, वन उत्पादों का अस्थायी उपयोग, वन्य जीवों के आवास की रक्षा करना, वनों को आग और बीमारियों से बचाना। इसका मेन वन प्रबंधन में छात्रों आता है, जहाँ पे हमें कई चीज़ों का लाभ मिलता है। कई ऐसे स्वादिष्ट फलों का जो है उत्पादन होता है, स्वादिष्ट कई ऐसे खाद्य पदार्थों को बनाया जाता है जो हमें वृक्षों के द्वारा मिलता है, और वहाँ पे हमें कई ऐसे औषधियाँ मिलती हैं जिससे कई बीमारियाँ जो है ठीक होती हैं, जो आपके वृक्षों के द्वारा ही, वनों के द्वारा ही हमें ये सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है। फिर महत्व आता है, वन प्रबंधन वनों को स्वस्थ रखने, उनके लाभों को अत्यधिक करने में मदद करता है। यह वनों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अत्यधिक लचीला बनाता है।
यह वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। और फिर उसके बाद वन प्रबंधन के मुख्य पहलू जो होते हैं उसे हम बतला रहे हैं कि वन संरक्षण, वनों को अवैध कटाई, आग और बीमारियों से बचाना चाहिए। वन संवर्धन, वनों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना। वन उपयोग, वनों से लकड़ी और अन्य उत्पादों का अस्थायी उपयोग करना। वन अनुसंधान, वनों के बारे में ज्ञान को बढ़ाना और बेहतर प्रबंधन तकनीकों का विकास करना, जो हमारे वन प्रबंधन के अंतर्गत आता है छात्रों, जिससे हमें कई लाभ भी मिलते हैं और अपने जीवन चक्र को हम अपनी पूरा करते हैं वनों और क्या कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर रहकर। फिर आता है वन रोपण और वन प्रबंधन का महत्व क्या है। ठीक है, दोनों ही क्रियाएं पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वन्य जीवों के आवास और जैव विविधता की रक्षा करते हैं। यह स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक लाभ भी प्रदान करते हैं। कृषि, वानिकी और बागवानी को भी प्रोत्साहन देते हैं। फिर उसके बाद आता है पशुधन प्रबंधन क्या है। जल संचयन और पुनर्भरण, सामुदायिक आधारित संगठन, वाटरशेड प्रबंधन के लाभ, जल संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि होती है, मिट्टी के कटाव में कमी आती है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है, बाढ़ और सूखे के प्रभाव कमी, जैव विविधता में वृद्धि होती है, स्थानीय समुदायों के लिए बेहतर आजीविका प्रदान करता है। जो आपके वाटरशेड के प्रबंधन के द्वारा ये सारी चीज़ें जो है आपको अपने जीवन को अच्छे से स्वस्थ तरीके से बिताने की प्रक्रिया के लिए आपको वनों को रोपण करना, वन का प्रबंधन करना और वृक्षारोपण कराना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आप अपने जो है जल को, स्रोतों को भी सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं और अपने वन्य जीवों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।